अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय सर फिर एक बार हाजिर हूँ और आप सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन वीडियो नहीं गया है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इस मनोविज्ञान में एक जो पार्ट 1 है मैंने दे दिया था, आज पार्ट 2 की मैं तरफ चल रहा हूँ और इसमें आपको बताया था कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से वो अपने आत्मा के साथ, चेतना के साथ, मन मस्तिष्क के साथ और व्यवहार के वाद के रूप में आया। और उसका कुछ हिस्सा जो बच गया था, वीडियो लंबा ना हो, हम पहले ही कह रहे हैं कि वीडियो लंबा नहीं होगा, इसके पार्ट टू पार्ट में आपको देखने को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा मैटर मिले इसलिए मैं पार्ट टू पार्ट और हर मैटर मिले इसलिए भाग के कर रहा हूँ। तो आज फिर नए भाग की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। मनोविज्ञान का परिचय भाग 2 के अंतर्गत आज आपको बताऊंगा मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो हरदम सी टेट में या सुपर टेट में अक्सर करके इन प्रश्नों को दोहरा देता है। तो लेके चल रहे हैं मनोविज्ञान पार्ट 2 की तरफ, ठीक है, जिसका मूल बिंदु है मनोविज्ञान के या मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहला जो तथ्य है वो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अगर आ जाए कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गाइकली ने किया था। ध्यान दीजिए, साइकोलॉजी शब्द का फादर ऑफ वर्ड ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कोई और नहीं बल्कि रुडोल्फ गाइकली है। और आपसे पूछा जाए कि आत्मा का विज्ञान सबसे पहले किसने माना था, तो रुडोल्फ गाइकली ने। हालांकि उसके जो प्रणेता थे, वो जन्मदाता थे, वो अरस्तु थे, ठीक है, आत्मा के विज्ञान, क्योंकि दर्शन शास्त्र का पिता जो है वो अरस्तु है, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे आपको बार बार समझा रहा हूं कि मनोविज्ञान शब्द का पिता अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में तो रुडोल्फ गाइकली को करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने सबसे पहले, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिप कहां पे स्थापित किया था, तो लिप्जिंग जो जर्मनी में है और मनोविज्ञान शाला स्थापित किया था। और किसने किया था, तो विलियम वुंट ने किया था। कब किया था, तो 1879 ईस्वी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिप्जिंग हमेशा पूछा, सुपर टेट में भी चर्चा किया था, लिप्जिंग मनोविज्ञान शाला। तो लिप्जिंग मनोविज्ञान शाला जर्मनी में है। किसने किया था, तो विलियम वुंट ने किया था। और कब किया था, तो 1879 में। नेक्स्ट बात करते हैं 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक का नाम है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की प्रकाशित की थी 1890 ईस्वी में। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखा है या किसका है, तो विलियम जेम्स का है। नेक्स्ट बात करते हैं 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। भारत में सबसे पहले जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला था। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारत के किस विद्यालय में मनोविज्ञान का विभाग खुला, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना। ये भी भाई दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये समझ लीजिए कि भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी। 1924 में ही, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, 1924 में ही जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद नामक पुस्तक लिखी थी। बिहेवियर जो बिहेवियर कहा जाता है, बिहेवियर या बिहेवियरलिज्म कह सकते हैं, किसने लिखा था, तो जॉन बी वॉटसन ने लिखा था व्यवहारवाद नामक पुस्तक। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जॉन बी वॉटसन के द्वारा लिखा गया व्यवहारवाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1953 में B.F. स्किनर ने साइंस ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का विज्ञान या मानव व्यवहार विज्ञान प्रकाशित किया था। या किसका है, तो B.F. स्किनर का है। नेक्स्ट बात करते हैं 1954 में ही मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व,
प्रकाशित किया था। ये भी एक पुस्तक का नाम था मोटिवेशन ऑफ पर्सनालिटी। किसने लिखी है? तो अब्राहम मैस्लो ने लिखी है। ठीक 1924 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है अपने आप में। समझ लीजिए कि सबसे पहले जो विभाग है या मनोविज्ञान शाला है भारत में, कहाँ स्थापित की गई थी? तो इलाहाबाद, जो आज वर्तमान में प्रयागराज है। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई। ठीक है। कभी कभी प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन मनोविज्ञान शाला स्थापित है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है कि सबसे प्राचीन मनोविज्ञान शाला स्थापित है तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट 1989 में भारत में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, जिसे कहा जाता है नॉप, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ देता है कि नॉप क्या है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर आगे चले फिर नेक्स्ट टॉपिक पे कि भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ या भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं भारत में मनोविज्ञान का विकास। ठीक है, तो भारत में मनोविज्ञान का विकास जो है वो आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के साथ आरंभ होता है, जो 1915 में आरंभ हुआ था, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम तैयार किया गया तथा प्रथम प्रयोगशाला के रूप में वहां स्थापना हुई। और भारत के लगभग 70 विश्वविद्यालयों में आज भी मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम जो है वो चलाए जाते हैं। ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं कि भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल जो आरंभ या भारत में मनोविज्ञान का जो जन्म होता है वो किसी और विद्यालय से नहीं बल्कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से आरंभ होता है 1915 में। और वहां पे प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम तैयार भी होता है और प्रथम प्रयोगशाला भी स्थापित की जाती है। भारत के लगभग 70 विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान के उपागम क्या क्या है, अप्रोच, कैसे मनोविज्ञान के का विकास जो है वो किस तरीके से होता गया, उसके उपागम के संदर्भ में बात करते हैं, उसका तरीका क्या है, तो उस पे चलते हैं। तो जो सबसे पहला उपागम है इसका संरचनावादी उपागम, स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। दूसरा है प्रकार्यवादी उपागम, फंक्शनलिस्ट अप्रोच। और तीसरा है संज्ञानवादी उपागम, कॉग्निटिव अप्रोच। चौथा है व्यवहारवादी। देखिए व्यवहारवादी उपागम जो है वो आ जाने के तत्पश्चात आज भी आधुनिक स्वरूप में जो है वो इसी उपागम का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। हालांकि अभी इसका विस्तार से आपको चर्चा देंगे और यही टॉपिक का अंतिम बिंदु होगा ये उपागम। इसके बाद मनोविज्ञान खत्म हो जाएगा। फिर कल से जो हम वीडियो देंगे आपको वो बाल विकास का आरंभ कर देंगे। ठीक है, तो संरचनावादी उपागम, प्रकार्यवादी उपागम और संज्ञानवादी उपागम, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद से आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं मनोविज्ञान के उपागम की, जिसकी चर्चा कर रहे थे अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। तो जो इसका पहला उपागम है संरचनावादी उपागम, स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच, इसके जन्मदाता जो थे वो बुंड है। बुंड के समय में ही अंतर्निरीक्षण का मतलब ही क्या होता है, मन की संरचना का विश्लेषण करना। मन क्या कह रहा है, मन की संरचना का था, मन विज्ञान में मन की संरचना का विश्लेषण किया जाता है, इसलिए बुंड को संरचनावादी भी कहा गया है। बुंड को क्या कहा गया है, संरचनावादी भी कहा गया। अंतर्निरीक्षण से मतलब है अपने मन के निरीक्षण करना, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं तथा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करना। जैसे हम कोई भी चीज अपनी मन की या अपने शारीरिक स्वरूप में हम जब किसी भी चीज को अपने अंदर से कहते हैं, अंदर से निरीक्षण करते हैं, तो उसे ही अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। और इसमें हम अपने मन और मस्तिष्क दोनों प्रक्रियाओं, मस्तिष्क के संदर्भ में, बुद्धि के संदर्भ जो बात करते हैं, अनुभव,
का विस्तार करते हैं, इसी उपागम का नाम संरचनावादी उपागम है। और ये मनोविज्ञान का पहला उपागम है और इसके जन्मदाता जो हैं वो कहीं ना कहीं वुंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रकार्यवादी उपागम की, फंक्शनलिज्म अप्रोच। जब वुंट ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी, उसके कुछ समय बाद इस प्रकार्यवादी उपागम का जन्म अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों द्वारा की जाती है, जो कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स जैसे प्रयोगशालाओं में आधारित है। और इनका बस उपागम का अंतर यही था, जेम्स इसके जो जन्मदाता हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स। तो इसलिए प्रकार्यवादी उपागम का यह विकास जो किया है, ये कौन किया है, तो मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने। इसमें इन्होंने माना है कि मानव मन के अध्ययन, इन्होंने बताया है कि मानव मन के अध्ययन का उपयोग करने के लिए इस उपागम का प्रयोग करते हैं। जेम्स का मानना है कि मानव शरीर पर ध्यान नहीं देना है, मानव शरीर की रचनाओं पर ध्यान नहीं देना है, मानव शरीर की संरचना या बनावट पर ध्यान नहीं देना है। इस प्रकार के प्रकार्यवादी उपागम के मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर मानव के मन का अध्ययन हम करने लगे तो सीधे सीधे हम कहीं ना मानव व्यवहार का हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और इस प्रकार से कभी इनका एक ही स्टेटमेंट है, मानव की संरचना पर ध्यान देने की बजाय अगर मनोवैज्ञानिक इस बात पर ध्यान दें कि मन क्या है, मन क्या करता है, तथा व्यवहार व्यक्तियों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। जैसे वर्षा आ रही है तो हम छतरी का प्रयोग करने लगते हैं, और ये छतरी की सीख कौन देता है, हमारा मन। और मन से तात्पर्य यहाँ मस्तिष्क को लिया गया है। इस प्रकार से मस्तिष्क का विश्लेषण, मस्तिष्क का जो अनुभव और मस्तिष्क के निकले हुए अनुभवों का जो विश्लेषण है, यही प्रकार्यवादी या फंक्शनलिज्म है। जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार से हम क्रिया या प्रकार्य संरचनावादी के बाद जस्ट हम क्रिया में आ जाते हैं, इसलिए इस उपागम का प्रयोग फंक्शनलिज्म अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, जो तीसरा उपागम है आपका संज्ञानवादी कॉग्निटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तीसरा उपागम की तरफ चलते हैं, संज्ञानवादी उपागम कॉग्निटिव। संज्ञान से मतलब ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जो गेस्टाल्ट धारा चलती है, गेस्टाल्ट जिसे सूझबूझ या का कहा जाता है, जो जर्मनी में वो स्टार्ट हुई थी। कहा जाता है गेस्टाल्ट शब्द कहाँ की उत्पत्ति है, तो जर्मनी की उत्पत्ति है। और गेस्टाल्ट में मनोविज्ञान के रूप में वुंट को संरचनावाद के विरोध में आई थी। ये जो उपागम आया संज्ञानवादी, ये पहले जो उपागम था, जो पहला उपागम आपको बताएं संरचनावादी उपागम, उसके विरुद्ध आई थी। विरोध करने गेस्टाल्टवादियों ने ये माना था कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो अपना संज्ञान प्रयोग में लाते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो अपना संज्ञान प्रयोग में लाते हैं। संज्ञान का अर्थ है मानसिक प्रक्रियाएं, अर्थात जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, अपने जो भी किए गए कार्य के अनुभव हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्वालोकन का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से यहाँ संज्ञान का अर्थ है मानसिक प्रक्रियाएं। किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के प्रति जो भी हम मानसिक प्रक्रियाओं को लेते हैं वही संज्ञानवादी विचारधारा या संज्ञानवादी उपागम कहलाता है। गेस्टाल्ट थ्योरी, सूझबूझ का सिद्धांत, अर्थात किसी भी चीज को हम करने से पहले गेस्टाल्ट, बहुत सारे इसके जो स्वरूप है, तो इसे संरचनावाद का विरुद्ध माना गया। ठीक है, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है संपूर्णता, कुल, टोटल, संपूर्णता से तात्पर्य ये है कि जब हम किसी भी कार्य को करने चलते हैं तो हम गेस्टाल्टवादी ये मानते हैं कि हम उस कार्य को किसी छोटे छोटे खंडों में ना करके, उस समस्या का हल किसी छोटे छोटे खंडों में ना करके, बल्कि क्या करें, संपूर्ण खत्म करें, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। जबकि छोटे छोटे खंडों में करने पर कुछ ना कुछ समस्या रह जाती है। यही संज्ञानवादी उपागम का स्वरूप माना जाता है। अंतिम उपागम की तरफ नेक्स्ट चल रहे हैं, व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरिज्म अप्रोच।
ये सन 1910 के आसपास जॉन वाटसन ने मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, मन एवं चेतना के विज्ञान को केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया था। और इस विज्ञान मतलब इस उपागम का जो जन्मदाता है इवान पावलोव को ज्यादा माना जाता है। और इस इवान पावलोव के अनुसार ही परंपरावादी सिद्धांत का जन्म होता है, जिसे कहा जाता है अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है, तो यान प्रश्न आता भी है कि अनुकूलन सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? इवान पावलोव है। आगे चल के बताएंगे अनुकूलन सिद्धांत है क्या। ये परंपरावादी सिद्धांत अनुकूलन सिद्धांत से प्रभावित है। और वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान प्रेक्षण एक नया तर्क लेकर के तथा सत्यापन के ऊपर आधारित है। अर्थात जैसी हम प्रक्रिया करेंगे, जैसी प्रक्रिया तब करेंगे जब हमारी उत्तेजना होगी, एक क्या होगा, अंतर्नोद होगा। उत्तेजना, किसी भी चीज को देखने, किसी भी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार की सोच रखेंगे उस प्रकार से हमारी क्रिया क्या है, होना शुरू हो जाएगी। ध्यान, तो इसलिए वाटसन के अनुसार ये माना गया कि मनोविज्ञान प्रेक्षण तथा सत्यापन के ऊपर आधारित है और इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन्होंने उत्तेजना तथा अनुक्रिया, जिसकी बात मैं कर रहा था, देखिए वो आ गया, वो व्यवहार आ गया, उत्तेजना तथा अनुक्रिया पर बल दिया है। अर्थात जैसी उत्तेजना वैसी अनुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि अगर किसी, आपको एक फेमस इनका जो है वो पावलोव का कुत्ते के द्वारा लार टपकने लगता है। क्यों टपकता है? क्योंकि भोजन अगर रख दिया जाए उसके सामने तो ऑटोमेटिक लार आ जाता है। अगर उसकी जीभ भी काट दी जाती है, लेकिन बार बार भोजन रखने के पश्चात धीरे धीरे मुंह खुला रखने के बाद धीरे धीरे वो लार आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए इवान पावलोव ने कहा था, व्यवहारवादी, जैसा अगर हम उत्तेजना रखेंगे उस प्रकार से हमारी अनुक्रिया होना स्वाभाविक है। तो ये आपके व्यवहारवादी उपागम का भी स्वरूप खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से मनोविज्ञान परिचय पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है आपका। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए। ये वीडियो क्लोज हो गया। आप मनोविज्ञान के परिचय पार्ट 1, परिचय पार्ट 2 को देख करके मनोविज्ञान का परिचय पूरा प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जो भी आएगा वीडियो वो आपका आएगा बाल विकास से जुड़ा, न तो शिक्षा मनोविज्ञान। बाकी इसके संदर्भ में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान से कोई क्वेश्चन नहीं। शिक्षा का प्रकार क्या है, अनौपचारिक निरौपचारिक, किसी दिन एक बना देंगे वीडियो, वो विशेष करके उसका प्रश्न नहीं बनता। आपको जो मनोविज्ञान में विशेष रूप से पढ़ना है वो बाल विकास पढ़ना है, अभिवृद्धि है, विकास है, आप जो भी सिद्धांत है वो आगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो पर डाली जाए वो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।